तो अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। अपवाह तंत्र क्या होता है? जब कोई भी जलधारा एक निश्चित पथ पे गति करती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। और तंत्र क्या होता है? जब वो धारा और उसकी सहायक धाराएं मिलकर के जो तंत्र का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ये एक पेड़ की जड़ की तरह है, ठीक ठीक है। किसी भी चीज का मूल है, वहां से वो धारा निकली। अब डिपेंड करता है वो बह रही है तो उसके रास्ते में कैसे ऑब्स्टेकल आते हैं। अगर ढलान है तो वो एक ही बनी रहेगी। अगर ऑब्स्टेकल जैसे कि आगे तुम्हारे छोटे छोटे पर्वत आ गए, पहाड़ियाँ आ गई, पठार आ गए, पठार की ऊंचाई ज़्यादा होती है ना मैदान से, तो ये ऑब्स्टेकल आते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ से नदी आ रही है, अब बीच में वो पठार आ गया, तो नदी आकर के पठार से टकराएगी। नदी सॉलिड है तब तो उसको पठार को क्या कर देगी? काट देगी, अपर्दन करती हुई उसी पे बहेगी। और अगर वो पठार ज़्यादा सॉलिड है तो वो नदी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक तो इधर से राइट से जाएगी, एक लेफ्ट से जाएगी, ठीक है। टाइम के साथ साथ राइट लेफ्ट से कटता 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 वो पठार क्या होता जाएगा? गायब हो जाएगा। एक टाइम आएगा तो नदी पूरी उसके ऊपर से बहने लग जाएगी, ठीक है। आगे क्या होता है? जब नदी एक मूवमेंट होता है कि यहाँ से नदी गई, समंदर में मिलने से पहले अपने साथ ढेर सारे अवसाद लाती है। और अवसादों को क्या है, लास्ट में जहाँ पे अवसाद जमा होते हैं, है ना, तो वहाँ पे डेल्टा होता है। तो अब अवसाद यहाँ पे जमा हो गए, तो अब अवसादों से आकर के टकराई, अवसादों से आगे टकराई तो एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, फिर यहाँ पे भी अवसाद जमा हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के टकराई तो एक इधर से निकल गई, एक इधर से निकल गई, यहाँ पे अवसाद जमा हो रहे हैं, यहाँ पे आकर के टकरा रही है तो इधर से निकल गई, इधर से निकल गई। तो ये क्या बना? डेल्टा बना अपना, ठीक है। तो नदियाँ ऐसे काम करती हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे तो लास्ट में जब नदी खत्म होती है वहाँ पे तो डेल्टा बना रही है। ये जो रास्ते में जो बनता है जिसके ऊपर से नदी बह रही है, तो जैसे कि पहला एक टाइम था कि पानी की अगर प्रेशर ज़्यादा था, चौड़ाई ज़्यादा थी, तो नदी पहले पूरे इस पार्ट पे बह रही थी। फिर क्या हुआ? नदी का उसकी चौड़ाई कम हुई तो नदी सिर्फ इतने पार्ट में रह गई, फिर नदी सिर्फ एक बीच वाले पार्ट में रह गई। तो इसकी वजह से ये वाला जो क्षेत्र पूरा जो है, ये वाला और ये वाला क्षेत्र क्या बन जाता है? मैदान बन जाता है, ठीक है। तो नदियाँ ऐसे काम करती हैं। कहाँ से निकलती हैं? अपने अपने नदियों का तंत्र ही बताओ मुझे कि जो नदियाँ निकलती हैं कहाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं, और ठीक है, और पठारों से भी निकलती हैं कुछ नदियाँ। बैतूल का पठार, और ये पढ़े थे अपन ने, छोटा नागपुर से गोदावरी पड़ी थी, ठीक है। और इसके अलावा एक और होती है अंत्य प्रवाह नदियाँ होती हैं। तो अपने जो इंडिया का जो सिस्टम है, अपवाह तंत्र जो है, ड्रेनेज सिस्टम है, इसको 3 भागों में बांट रखा है, जिसमें से 88% तो कहाँ से निकल रही हैं? सॉरी, 77% कहाँ से निकल रही हैं? हिमालय से निकल रही है। 18% कहाँ से निकल रही हैं? पठारों से निकल रही हैं। और 5% कहाँ से निकल रही हैं? अंत्य प्रवाह, कि वो अंदर ही बहती हैं और अंदर ही खत्म हो लेती हैं, किसी समंदर में जाकर के नहीं मिलती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? घग्गर। और राजस्थान की बात करें तो चंबल तो मिल जाती है ना जाकर के, उसमें यमुना में मिल जाती है। कांतली और बाणगंगा, बाणगंगा खत्म हो लेती है मैदान में जाकर के, है ना। तो ये होती है इनलैंड रिवर ड्रेनेज सिस्टम, अंत्य प्रवाह अपवाह तंत्र, ठीक है। तो ये अंत्य प्रवाह मतलब कि उस एरिया के अंदर ही बह करके खत्म हो जाना, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे जाकर के मैदान में जाकर के विलुप्त हो गई। तो ये जो नदियाँ होती है, अंत्य प्रवाह जो नदियाँ होती है, इनकी अपन लंबाई नहीं माप सकते, ठीक है। और ये बेसिकली जो ये डिपेंड रहती है किस पे रहती है, इनका जो पानी जो डिपेंडेंट रहता है वो किस पे रहता है? कहाँ से मिलता है इनको पानी? बारिश से मिलता है, ठीक है। और ये जो हिमालय से निकल रही है इनको पानी कहाँ से मिलता है? हिमनदों से मिलता है। हिमनद पिघलते हैं, धीरे धीरे पिघलने के बाद वो जलधारा बनती है, जलधारा बनती है, आगे बढ़ती जाती है। तो मैं क्या बता रहा था कि अंत्य प्रवाह जो नदियाँ होती है इनकी अपन लंबाई नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि इनका कुछ दायरे का कुछ पता नहीं कितनी लंबी बह करके और ये कहाँ खत्म होगी। आज अगर बारिश ज़्यादा होगी, थोड़ी ज़्यादा लंबी बह रही है, बारिश कम हुई तो थोड़ा 10-15 किलोमीटर या 100-150 किलोमीटर पहले ख़त्म हो गई। कुछ होती हैं कि बारिश ही नहीं हुई तो वो थोड़ी सी शुरू हुई और फिर ख़त्म हो गई। तो इस वजह से इनकी लंबाई अपन नहीं जान सकते। अब इंडिया की बात करें अपन, तो इंडिया में 3 मेजर रिवर हैं, ठीक है, जो अपने कहाँ पे किस तरफ? उत्तर की तरफ जो बहती है, वो 3 है मेन। कौन कौन सी हैं? ऊपर से शुरू करो। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है।
और ये तीनों ही नदियाँ अपने क्या बोलते हैं मैदानों का निर्माण करती है विशाल। अब ब्रह्मपुत्र किधर बना रही है मैदान? असम में बना रही है। गंगा किधर बना रही है? यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ बना रही है। और सिंधु किधर बना रही है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तरफ के जो थोड़े बहुत मैदान है वो बना रही है। राजस्थान के मैदान तुम लोगों को पता ही है, राजस्थान की नदियाँ बना रही है। जो इधर की साइड तो कुछ जा ही नहीं रहा, लूनी जा रही है इकलौती उधर की तरफ। और इधर की तरफ जो छोटी मोटी नदियाँ जो हैं वो इधर का पूर्वी मैदान जो अपना है वो बना रही है। अब इसको भी जो है दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। अभी नदियाँ बह रही हैं, अभी नदियाँ बह कर कहाँ जा रही हैं, है ना? तो एक तरफ तो क्या है, अरब सागर है अपने, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो कौन सा है? अरब सागर है। और ये कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाली खाड़ी जो है इसमें दो नदियाँ गिर रही है अपनी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इधर जो आ रही है वो कौन सी नदी आ रही है? सिंधु नदी आ रही है। ठीक है, तो ये था बेसिक फॉर्मेशन अपना, जो भी अपन ने जिसकी बात करें नदियों के बारे में, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये थी। अब बात कर लेते हैं इनका थोड़ा वो डाटा जो है कि सिंधु नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? 2880 मीटर्स। एक ने तो हाँ कह दिया, हाँ सर। तो इसकी जो है 2880 किलोमीटर जो है, मीटर में नहीं आएगी, मीटर में हमेशा ध्यान रखना हाइट मापी जाती है। ठीक है, कभी हाइट को किलोमीटर मत कर देना और लंबाई को कभी मीटर मत कर देना, इसका ध्यान रहे। खैर रिटन पेपर है नहीं तो ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी कई बार कोई तुमसे मजे लेने के लिए ऑप्शन में ऐसा दे दे तो मजे में मत आ जाना। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं कि सिंधु अपनी कहाँ से शुरू होती है? मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद से निकलती है और फिर उसके बाद लेह लद्दाख में घुसती है, दमचोक नामक जगह वहाँ से घुसती है लेह लद्दाख में। फिर वो बहती है लेह, हिमाचल प्रदेश, फिर थोड़ा सा पंजाब की तरफ, थोड़ा सा उधर गिलगित की तरफ, और फिर बहती हुई किधर जाती है? पाकिस्तान की तरफ और राजस्थान के जो सीमा है उसे थोड़ा सा पैरेलल होती हुई बहती है। उसके बाद मिठान कोट में इसकी सहायक नदियाँ हैं 5। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये आकर के मिठान कोट नामक जगह वहाँ पे आकर के इससे मिल जाती है और फिर ये सब पूरी धारा एक बन कर कहाँ जा कर के? अरब सागर में जाकर गिरती है। इधर गंगा की बात करें तो गंगा कहाँ से कितनी नदियों से? गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से कौन सी निकलती है? भागीरथी निकलती है। उसके बाद इधर सतोपंथ नामक का एक वो है ग्लेशियर है, वहाँ से कौन सी निकलती है? अलकनंदा निकलती है। और उन दोनों के बीच में केदारनाथ से एक और नदी निकलती है, मंदाकिनी। ठीक है, तो ये पहले तो मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं और फिर उसके बाद ये आगे जाकर किससे मिल जाती हैं? भागीरथी से मिल जाती हैं। और भागीरथी फिर आगे ये तीनों मिलकर के आगे जब बढ़ती हैं फिर ये आगे यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे बाद में, इनकी पहले लंबाई की बात कर लेते हैं। तो ये होगी अपनी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। टोटल लेंथ की बात करें इसकी तो ये कितनी है? 2880 मीटर्स। ठीक है, गंगा की बात करें, ग, गंगा की 25-25, ये डाटा देखो 25-25 जो है ये इंडिया का डाटा है। 2525 किलोमीटर कहाँ बह रही है? इंडिया में बह रही है। बाहर से कितनी बह रही है इसका डाटा मुझे मिला नहीं है, अब ये तुम लेकर के आओगे। ठीक है, कि जो इसकी टोटल लेंथ जो गंगा की है वो मुझे कल तुम लोग बताओगे। ब्रह्मपुत्र की कितनी है? 2900 किलोमीटर। अब बात करें लेंथ इन इंडिया, तो सिंधु कितनी बह रही है? और ये अब बात करते हैं इनका कैचमेंट एरिया।
अपवाद क्षेत्र या फिर जो जिस कितने एरिया में जो है ये बह रही है। तो टोटल पहले बात कर लें, किलोमीटर, लाख किलोमीटर स्क्वायर में है, तो अपवाद क्षेत्र ये परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखना, ये एरिया है। तो कितना है इसका, कितने लाख किलोमीटर में बह रही है? 11.65। गंगा 10.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और ये ब्रह्मपुत्र छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो कितना एरिया घेर रही है? 5.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कोई बच्चा ये याद मत कर लेना ये परसेंटेज में है, ये लाख किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। अब इंडिया की बात करें कि इंडिया में कितनी जगह घेर रही है, ये तो है टोटल वर्ल्ड में, मतलब कि नदी जो बह रही है शुरू से लास्ट में कितना क्षेत्रफल घेर रही है, वो तो ये टोटल है। अब इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में कितना घेर रही है? 3.21 तो क्या घेर रही है? सिंधु घेर रही है। सबसे ज़्यादा कौन सा घेर रही है? गंगा। अपने पास मैदानी गंगा का है, तो गंगा कितना घेर रही है? 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे कम घेर रही है कौन सा? ब्रह्मपुत्र। कितना घेर रही है? तो ये जो है अपन ने एक बेसिक डाटा की बात कर ली, कोई सवाल नहीं पूछेगा इसमें से, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना रटने का, ये रटा भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्या है कि अपन जब पढ़ाई करते हैं, डेली नोटबुक खोलते हैं, तो अपन वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से अपने को पढ़ना है। कि आज अपन ने सोचा कि आज मैं अपवाद तंत्र पढ़ूंगा, तो अपन ने सीधा पेज ही खोला कौन सा? अपवाद तंत्र का। पढ़ाई का ये बहुत ही गलत तरीका है। पढ़ाई करने का तरीका क्या है, तुम लोगों को बहुत टीचर्स ने बताया भी होगा, समझाया भी होगा, मैं आज फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने आजमाया है तब जा करके मुझे समझ में आया है। पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कोई भी नोटबुक खोल करके बैठे हो जिसमें तुम्हें चैप्टर पढ़ना है, तो उस नोटबुक के हमेशा पहले पेज से ही शुरू करना है। क्या समझे? और हर पेज पे, मैं नहीं कह रहा कि तुम पूरे पेज को पढ़ो, जैसे अपना दिमाग ना फोटो खींचता है, जैसे मोबाइल फोटो खींचता है ना, तो जब जब तक दिमाग में वो फोटोजेनिक मेमोरी नहीं बनेगी उसकी, तब तक वो याद नहीं होगी चीज़ें। डाटा कभी भी रटे नहीं जाते, डाटा की सिर्फ फोटो होती है। तुम लोग मूवीज देखते होंगे तो कई कई लोग होते हैं कि कोई भी चीज़ एक बार देख लिया तो उनको याद रह गया, तो उन्होंने उसको रटा नहीं था। उनकी फोटोजेनिक मेमोरी इतनी सॉलिड थी कि अगर मैंने कोई मैप देखा, कोई चीज़ देखी लगी हुई, ऐसे नहीं रहता, कोई अपन कोई रास्ते में चलते हैं तो कोई ऐड देखते हैं, तो उस ऐड की अपने दिमाग में फोटो रह जाती है कि कोई बनियान का ऐड है तो उस हीरो ने ये वाली बनियान पहने खड़ा था, आज जाके शाम को वही बनियान खरीदनी है मेरे को। तो वो क्या है? एक फोटोजेनिक मेमोरी है। तो इसको कभी भी पढ़ने बैठो, हमेशा पहले पेज से शुरू करो, कोई सी भी नोटबुक उठाओ, कोई सी बुक उठाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगेगा शुरू में बोरियत लगेगी, ये बोरियत ठीक है, पर रिवीजन की जो बोरियत है ना, एक अपन पर्टिकुलर रिवीजन करने के लिए बैठते हैं, वो बोरियत ज़्यादा भारी है इस बोरियत से, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ फिर से पढ़ना बहुत बुरा लगता है। एक पेज देखा, 10 सेकंड तक उस पेज को देखा, 4 बातें पढ़ी, पूरा मत पढ़ो, उसके बाद अगला पेज पलटा, फिर उसकी 10 सेकंड उस पर रुके, 10 सेकंड ऐसे रुके, 10 सेकंड में रुका जा रहा, 5 सेकंड रुको, और 5 सेकंड में रुका जा रहा ना, तो किताब खोलनी है ऐसे 1 2, अपवाद तंत्र तक जब तक नहीं पहुंचो ना, तब तक ऐसे ही पेज पलटने हैं। तो आया समझ में जो मैं कहना समझाना चाह रहा हूँ? तो याद हो जाएगा। और तुम रटने बैठो तो अब इसका भी नेक्स्ट लेवल क्या है कि तुमने वो जो पेज पलटे, उसके बाद तुम्हारे मगज में, दिमाग में कितना गया। एक रफ पेपर लो और एक पेन लो, ठीक है, और सोचो कि अभी दिमाग में मेरे चल क्या रहा है। दिमाग में अगर बर्गर चल रहा है तो बर्गर भी लिखो, दिमाग में पिज़्ज़ा चल रहा है तो पिज़्ज़ा भी लिखो, कश्मीर की वादियाँ चल रही तो वो वादियाँ भी लिखो। क्योंकि जब तक ऐसे नहीं लिखोगे ना, तब तक तुम्हें पता चलेगा कि दिमाग में क्या चल रहा है मेरे, और ना दिमाग को पता चलेगा कि मेरे को क्या सोचना है इस वक्त। तो जब फालतू बातें आएंगी 3-4, जब तुम फालतू बातें लिख दोगे ना, तुम्हें खुद को लगेगा अभी क्या पागल वागल हो गया हूँ क्या मैं, ये कर क्या रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद काम की बातें अपने आप ऑटोमेटिक आना शुरू करेगी, क्योंकि दिमाग को भी क्या है, नीचा महसूस होएगा कि यार इतना क्या गिरा हुआ हूँ क्या मैं, एक अच्छी चीज़ भी नहीं सोच पा रहा, अभी जो 2 मिनट पहले पढ़ा वो भी मेरे दिमाग में नहीं है क्या। तो दिमाग को थोड़ा सा नीचा दिखाओ, जब इसको नीचा दिखाओगे तो अपने आप ये काम करना शुरू करेगा, और ये जब शुरू करेगा तो काम बनते जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ इसको सोचवानी पड़ेगी, ये नहीं सोचता कभी भी,
इसने कभी आज तक पढ़ने के बारे में नहीं सोची, ये तुम्हारे घर वालों ने सोची होगी, तब जाकर के यहाँ आकर के बैठो। समझ रहे हो? तो पहले पेज से पढ़ना है और फोटो खींचनी है, और जो पढ़ लिया उसको एक रफ पेपर में लिखना है। अब इसकी अब अच्छा 2 तरह की नदियाँ होती है, एक तो हिमालय से निकलती हैं, वाह, एक तो निकलती है हिमालय से और एक निकलती है प्रायद्वीपीय पठार से। इनमें अंतर होता है थोड़ा थोड़ा। ये कैसी नदियां होती हैं? नई नई नदियां होती है, ठीक है। इनकी एज कैसी होती है? नई होती है, ठीक है, युवा अवस्था में होती है। और ये क्या होती है? वृद्धावस्था में होती है। तो ये युवा अवस्था में क्यों होती है? क्योंकि रेगुलर क्या है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहाँ से पानी रेगुलर इनको मिलता जा रहा है। ये क्या है? ये बुढ़ापे में होती हैं, इनको पानी बहुत पहले से मिल रहा है और ये बहुत टाइम से बह रही हैं। ये क्या करती है? इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, वाटर बॉडी बड़ी होती है, मतलब कि जल राशि, बड़ी जल राशि होती है। तो कैसे बड़े मैदानों का निर्माण करती है? ये कैसे मैदानों का निर्माण करती है? सीमित मैदानों का निर्माण करती है, क्योंकि अब बूढ़ी हो चुकी है ना, अब इससे मैदान थोड़ी बनेंगे। इसको जो बनाने थे मैदान इसने बना लिए किसी टाइम पे, अब नहीं बन रहे इससे मैदान, ठीक है। ये बड़े मैदानों का निर्माण करती है, सीमित मैदानों का निर्माण करती है। इसके बाद ये, इसमें अवसादों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। बड़ी वाटर बॉडी होगी तो बड़े बड़े अवसाद, बड़े बड़े हिमनद के टुकड़े और चट्टाने अपने साथ भाग करके लाएगी। इसमें इतनी ताकत नहीं होती, ठीक है। तो इसमें जो है इतने अवसाद नहीं पाए जाते। इसका जो तल पाया जाता है, कैसे तल पाया जाता है? पथरीला तल पाया जाता है, और थोड़ा सा मतलब अनसिमेट्रिकल पाया जाता है। इसका कैसे पाया जाता है? चट्टानी तल पाया जाता है, क्योंकि उस पर जो नदी रेगुलर बह रही है, अब वो उसको इतना इरोड कर नहीं पा रही, अपर्दन जो है उसमें कर नहीं पा रही, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं है। तो ये जो है काम चलाऊ तरीके से अपने बह रही है। और क्या क्या अंतर हो सकते हैं इसमें, बताओ, सोचो। ये कैसी नदियाँ होती है? 12 मासी नदियाँ होती है, पूरे साल भर बहती हैं, ठीक है, क्योंकि हिमनद से पानी मिल रहा है। ये कैसी नदियाँ होती हैं? कुछ मौसमी नदियाँ होती है इसमें, जिनको क्या है कि बारिश के टाइम पे ही, कुछ नदियाँ तो ऐसी हैं अपने पास जो बारिश के टाइम पे ही प्रकट होती हैं, नहीं तो वो विलुप्ति रहती हैं पूरे टाइम, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इनमें जो है अंतर है। तो हेडिंग डालो, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। अच्छा, एक मैं तुम लोगों को समझाऊं कि अब ये जो है, ये 2 भागों में बंटती है, अरब सागरीय खाड़ी और ये बंगाली खाड़ी, अरब सागरी धारा और बंगाली खाड़ी। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इसको जो है, जो चीज़ बांटती है उसे क्या कहते हैं? जो रेखा बांटती है, महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। अब ये रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? अरावली तो उसका एक हिस्सा है। ऊपर कहाँ से होकर के आ रही है वो रेखा? वो शुरू होती है कहाँ से? मानसरोवर से। मानसरोवर से कामेट पर्वत उत्तराखंड, उसके बाद अंबाला पंजाब वाला क्षेत्र, फिर उसके बाद अरावली, फिर अरावली के बाद विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, और फिर पश्चिमी घाट। देखो, यहाँ पे तो क्या है? मानसरोवर। इसके बाद ये यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे कामेट पर्वत, ठीक है, कामेट पर्वत। कामेट पर्वत के बाद अंबाला, ठीक है। उसके बाद अंबाला से ये वाली अपनी जगह आ गई अरावली। अरावली, उसके बाद ये विंध्याचल श्रेणी, कहाँ पर? मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद ये सतपुड़ा। तो ये पता है ना, यहाँ पे जाकर के बघेलखंड के पठार पे जाकर के दोनों मिल जाती हैं,
हाँ, तो ये दोनों मिल करके और फिर पठार मिल करके और फिर ये सतपुड़ा, फिर उसके बाद अपना ये क्या है, पश्चिमी घाट। आया समझ में? तो ये जो है महान जल विभाजक रेखा है। इधर की नदी जो इधर चली गई वो तो कहाँ चली गई, अरब सागर में, और जो इधर आ गई गलती से वो किधर जाएगी, बंगाली खाड़ी में जाकर के मिलेगी। तो सिंपल सा है। तो अभी ऐसे बात की जाए तो मतलब ये वाली जो पोर्शन है ये सबसे ऊंचा माना जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ जो सबसे ऊंची है, तो जो इधर नदी वो तो इधर बह करके गई, और ये इधर वाली नदी इधर बह कर गई। अब इसको बात करें तो इसका ढाल तो कैसा है, इधर की तरफ है, और ये वाला ढाल कैसा है, इधर की तरफ है। तो इधर वाली नदियाँ इधर गिरेंगी और इधर वाली नदियाँ इधर गिरेंगी। तो ये बेसिक फॉर्मेशन है। यहाँ से गंगा, वहाँ से ब्रह्मपुत्र। तो ये ऐसे काम करता है। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं लिखवाएंगे ज़्यादा सही रहेगा ना इसमें, क्योंकि ये पूरा तुम्हारा पेज भर जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं है। तुमने हेडिंग डाल दी, इसकी परिभाषा तो लिखो। जब कोई जलराशि निश्चित पथ में गति करती है तो उसे अपवाह कहते हैं। जब कोई जल राशि एक निश्चित पथ में गति करती है तो उसे अपवाह कहते हैं। वह जल राशि तथा अन्य जल राशियां मिलकर के एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। वह जल राशि तथा उसकी अन्य सहायक जल राशियां मिल करके अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट लिखो। जिस क्षेत्र से नदी को जिस क्षेत्र से नदी को वर्षा तथा हिमनद से जिस क्षेत्र से नदी को वर्षा तथा हिमनद से जल प्राप्त होता है उसे नदी का बेसिन ऑब्लिक जल ग्रहण क्षेत्र ऑब्लिक अपवाह द्रोणी कहते हैं। बेसिन ऑब्लिक जल ग्रहण क्षेत्र ऑब्लिक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, ये अब हेडिंग डालो, महान जल विभाजक रेखा। महान जल विभाजक रेखा। अब थोड़ा सा ये डायग्राम समझ में आ रहा है तुम लोग, या दोबारा से बनाऊं? ये तो है अपना मानसरोवर। और बच्चों थोड़ा डायग्राम ऐसे बनाना कि कल को तुम डायग्राम देखो ना, थोड़ा सा मेजरमेंट होना चाहिए डायग्राम में। तुम्हें पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है, तो वो रेखा कहाँ से होगी गुजरेगी। तो तुम्हारा ऐसा नहीं हो कामेट पर्वत से तुम अरावली में घुस जाओ, थोड़ा पंजाब में भी जाना, और पंजाब के बाद फिर अरावली से लेकर के कहाँ तक आना, नीचे तक आना, सिरोही कम से कम, और फिर उसके बाद विंध्याचल शुरू करना, फिर बघेलखंड का पठार, फिर उसके बाद सतपुड़ा, और फिर उसके बाद पश्चिमी घाट। ये है कामेट, ये है अंबाला, ये है अपनी अरावली, ये है विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। ये है अपनी महान जल विभाजक रेखा।
और पश्चिमी घाट भी लास्ट पे कहाँ जाके खत्म होता है? कन्याकुमारी, लिख लेना। तो मानसरोवर से शुरू होती है रेखा और कन्याकुमारी पे खत्म होती है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, निम्न में से कौन कौन से जो हैं, या निम्न में से कौन सा महान जल विभाजक रेखा का भाग है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। हो गया? अब लिखो, यह जल विभाजक रेखा, ठीक है ठीक है, लिखो आराम से। ये तो पता है आपको, पर ये क्या करती है? भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है, अरब सागरीय व बंगाल की खाड़ी। लिख लिया सबने? लिखे, यह महान जल विभाजक रेखा बंगाल की खाड़ी व अरब सागरीय अपवाह तंत्र को अलग करती है। यह महान जल विभाजक रेखा बंगाल की खाड़ी व अरब सागरीय अपवाह तंत्र को अलग करती है। अब लिखो, हेडिंग डालो, भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र। एक तो इसमें है अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी, सॉरी हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और अंत्य प्रवाह। हिमालय पहला है, हिमालय, हिमालय, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अपवाह तंत्र जो है वो तो रहेगा कौन सा? बंगाली खाड़ी वाला और अरब सागर वाला, और जो नदियाँ निकलने का जो उद्गम है उस हिसाब से प्रायद्वीपीय है और हिमालय है। तो लिखो अरब सागरीय, तो अरब सागर में कितने परसेंट नदियाँ गिर रही हैं? 18%। बंगाली खाड़ी में कितनी गिर रही हैं? 77%। और अंत्य प्रवाह में जा कितनी है? 5%। तो ये डाटा लिखना है तुम लोगों को। लिखो, बंगाल की खाड़ी 77%, अरब सागर ज़्यादा हो गया क्या? तो यार 1% किसी में कम कर लो यार। अब देखो नदियाँ तो घटती बढ़ती रहती है। 77 है, 77, 18 और 5। वाह बेटा, कौन सी गणित कर रहा है तू? हैं? ऐसा में गणित नहीं है क्या? जोड़ो जोड़ो पीछे, 77, 18 और 5 कितने होते हैं? चलो, वैसे कुछ बातों का जवाब ना खामोशी ही रहती है, ये भी सीखो तुम। मैं तो, मेरे को भी लग रहा है टाइम इस चीज़ को सीखने में। ठीक है, लिख लिया। अब अंतर लिख लेते हैं अपन कि इसमें अंतर क्या है। हाँ ठीक है। अब लिखो, उद्गम के आधार पर अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। उद्गम के आधार पर अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो कौन सा है? हिमालय अपवाह तंत्र, और दूसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय
अपवाह तंत्र। ठीक है, अब इनमें अंतर लिखेंगे, तो अंतर लिखना आप लोगों को पता ही है। इधर तो लिखो हिमालय, इधर बीच में लाइन, इधर लिखो प्रायद्वीपीय, और लिख लो। थोड़ा क्या है कि आने वाले टाइम में तुम्हारा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कुछ अंतरों में भी सवाल आ जाते हैं कि किस प्रकार की नदियां पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठार में निम्न में से। तो पहला तो लिखो, हिमालय में लिखो पहले 12 मासी, समझते हो 12 मासी? 12 मासी नदियां, 24/7 बहती हैं। 12 मासी या सदावाहिनी नदियां। उधर लिखो मौसमी नदी, सीजनल। इधर लिखो जल, जल करके आगे डैश लगा के लिखो हिमनद। जल कहाँ से प्राप्त होता है? हिमनद और वर्षा, हिमनद और वर्षा। इसको जल कहाँ से प्राप्त होता है? सिर्फ वर्षा। उसमें लिखो हिमालय में नवीन वलित पर्वतों से निकलने के कारण, वलित पर्वतों से निकलने के कारण युवावस्था में, नवीन वलित पर्वतों से निकलने के कारण युवावस्था में। इधर लिखो प्रायद्वीपीय तरफ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने के कारण वृद्धावस्था में, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने के कारण वृद्धावस्था में। हिमालय में लिखो अपर्दन क्षमता अधिक, हिमालय में लिखो अपर्दन क्षमता अधिक। प्रायद्वीपीय पठार में लिखो निक्षेपण क्षमता अधिक, निक्षेपण क्षमता अधिक। निक्षेपण अवसादों को छोड़ना, जब नदी अपने साथ अवसाद लेकर के आती है तो ये तो क्या अपर्दन, ये इसका काटने की क्षमता अधिक है कि जो तोड़फोड़ मचाएगी तो वो कौन सी मचाएगी? हिमालय वाली मचाएगी। और अपवा वाली क्या करेगी? प्रायद्वीपीय वाली क्या करेगी? इधर से निकलेगी, अब यहाँ पे अवसादों का जमाव कर देती है, छोड़ देती है, उसके बाद डेल्टा बनाती है। समझ में आया? अपने साथ जो भी अवसाद लाती है उसको सागर में मिलने से पहले डेल्टा बनाते हुए अवसादों का निक्षेपण करती है, अवसादों को छोड़ती है, उसके बाद यहाँ पे डेल्टा बनाती है और फिर जाकर के महासागर में मिल जाती है। लिखो इसमें हिमालय वाले में लिखो वी आकार की घाटियों का निर्माण, वी आकार की घाटियां, गॉर्ज, कैनियन का निर्माण, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन का निर्माण, कैनियन का निर्माण। इधर लिखो प्रायद्वीपीय में चौड़ी घाटियों का निर्माण। समझ में आया? देखो ये पहाड़ है, यहां से हिमालय की बात चल रही है, यहां से नदी निकलेगी तो नदी सबसे पहले तो यहां बह रही है। पहली बात तो ये मान के चलो ये है ही नहीं, ये यूं है, ये पहाड़ है, फिर ये तल है और फिर ये यूं है। अब इस तल के ऊपर नदी बहनी शुरू करी तो पहले तो क्या करेगी? इस तल को काटना शुरू करेगी, ये वाली जगह खत्म करेगी, ये वाली जगह खत्म हो जाएगी, तो ये पहले तो बनाएगी वी आकारी घाटी। फिर उसके बाद पहाड़ को और काटना शुरू करेगी, तो ये पहाड़ कटते कटते ये, फिर और ज़्यादा प्रेशर आया तो ये पहाड़ कट करके इतना, तो नदी क्या है इसके बीच में क्या अपना रास्ता बना लेती है, तो ये बड़ी बड़ी जो है ये इतना काट देती है कि वी आकारी घाटियों का निर्माण करती है और बाद में ये अवशिष्ट पर्वत रह जाते हैं इधर। ठीक है, तो नदी इसमें करती है वी आकारी घाटियों का निर्माण। क्यों? प्रेशर ज़्यादा होता है, वजन ज़्यादा होता है। इसके अलावा बात करें प्रायद्वीपीय पठार की बात, तो प्रायद्वीपीय पठार में नदी का इतना प्रेशर नहीं होता, तो वो नदी क्या करती है? चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है। एक टाइम था जब उसका जो ये जो काम अभी कर रही है ना,
वो कहते हैं ना कि बेटा जिस दौर से तो हम गुजरे हैं, कोई और होता तो गुजर जाता। तो है ना, तो ये वही वाला काम है कि ये तो क्या बहू है और वो क्या है सास है। तो उसको प्रायद्वीप पठार की जो नदी थी उसको जो अपर्दन करना था, जो घाटियां बनानी थी, सब कर लिए उसने सारे काम। वो अब इतना कर चुकी है कि उसने बढ़िया चौड़ी जो ये जो वी आकार की घाटियां थी ना, इनको इतना काट दिया कि ये पर्वत और कट गए। और ये कटने के बाद ये क्या बन गई, पूरी एक चौड़ी घाटी बन गई। तो समझ में आया ये अंतर। तो ये जो नई नदी है, वी आकार की घाटी, बुर्ज, कैनियन। कैनियन पता है कैसे बनती है? नदी बह रही है, नदी बह रही है तो जहाँ पे नदी का जो हिस्सा जाकर के पर्टिकुलर जो नदी का जो एक अपन मान ले कि जो बढ़ती नदी वो जाकर के पर्टिकुलर एक चट्टान में टकरा रहा है। तो चट्टान में जब टकराता है बार बार जाकर के, तो वहाँ पे क्या है कि इरोड करते हुए वो क्या बना देती है, गुफा बना देती है, कैनियन बना देती है। ऐसे आपने समुद्र के किनारे देखे हो कई, ये पर्वत है बहुत बड़ा, ठीक है, और वो नीचे से वो है ना उसके अंदर गुफा सी बन जाती है, क्योंकि समंदर की लहरें जब नीचे आकर के टकराती है पर्वत के, तो वो पूरी जगह क्या है घिस जाती है, अपर्दन हो जाता है। और अपर्दन की वजह से वहाँ पे क्या है बहुत अंदर गहरी, जितनी ज़्यादा टकराएगी, जितने लंबे टाइम से टकरा रही है, उतनी अंदर जो है ऊपर चट्टान है और अंदर क्या है गुफा बन जाती है। ज़्यादा बन गई तो चट्टान टूट करके समंदर में समा जाती है। तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अगला इसमें लिखो, अवसादों की मात्रा अधिक, अवसादों की मात्रा कम। अवसादों की मात्रा अधिक, अवसादों की मात्रा कम। इसका जो तल है वो कैसा तल है, जलोढ़ अवसाद तल। हाँ, जलोढ़ अवसाद तल। जलोढ़ मतलब कि समझ रहे हो कि जो नदी बह रही थी उसके साथ अपने साथ क्या, हिमनद के टुकड़े और छोटे छोटे या बड़े बड़े हिमालय के टुकड़े लेकर के आती है। तो इसका कैसा है, जलोढ़ अवसाद तल। इसका कैसा है प्रायद्वीपीय का, कठोर चट्टानी तल। अब इससे कुछ नहीं हो रहा है इस तल में, कठोर चट्टानी तल। ये जो नदियां गति करती है हिमालय वाली, कैसे गति करती हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरिएंडर, यानी विष सर्पाकार, कि जो सांप जैसे चलता है वैसे गति करती है। इनमें क्या होता है देखो, ये जब नदियां ऐसे गति करती हैं तो जब इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर ये क्या है कि इस वाले पोर्शन को काटेगी और फिर यहाँ से यूँ आएगी, फिर उसके बाद ये इस वाले पोर्शन को काटेगी, फिर यहाँ से सीधी होएगी। सीधी होते 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 इनका भी सर्पाकारपना कम होता जाता है और एक टाइम आता है जब पूरा सब कुछ इरोड कर देती है, अपर्दन कर देती है, तो ये सीधी हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसी है, अभी नई नई है तो विसर्पाकार गति करेगी हिमालय की। और ये कैसी है, पुरानी है, तो ये क्या है, इसने जो इरोड करना था, काटना कूटना था वो काट लिया, अब ये क्या होगी, सीधी होगी, ठीक है। तो इसमें लिखो वी सर्पाकार मार्ग में गति, हिमालय में लिखो वी सर्पाकार मार्ग में गति। और इसमें लिखो केवल डेल्टा क्षेत्र में विसर्पण, केवल डेल्टा क्षेत्र में विसर्पण। समझ गए डेल्टा क्षेत्र में क्यों करेगी, ठीक है। इसमें लिखो जल अधिक, हिमालय वाले में लिखो जल अधिक कौमा गहरी घाटी, जल अधिक कौमा गहरी घाटी, इसलिए जल अधिक गहरी घाटी, इसलिए जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक, इसलिए जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक, और इसमें उत्पादन क्षमता कम। अब ये सारणी बना लो, फिर आगे शुरू करते हैं।
करो करो, बढ़िया, खूब बातें करो, मेरे को कोई एतराज नहीं है। हंसो, ठहाके लगाओ। मुझे तो हंसते हुए चेहरे बड़े अच्छे लगते हैं। लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे मेरे भाई। इधर लिखो नदी। इधर लिखो प्राचीन नाम। अब किसी को याद है क्या? झेलम। अस्किनी। चिनाब। अस्किनी। रावी। व्यास। बसु। और सतलज। शतुद्री। इसका एक और नाम है इरावती। लेंथ के हिसाब से बात की जाए तो पहले तो कौन सी सबसे लंबी? सतलज। फिर उसके बाद चिनाब। फिर उसके बाद रावी। फिर झेलम। और सबसे छोटी व्यास। इसको कई जगह ब्यास भी बोलते हैं, कई जगह व्यास भी बोलते हैं। नहीं दिख रहा? अब हेडिंग डालो, सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र नंबर 1। 3 पढ़ेंगे हिमालय वालों में। उसके बाद प्रायद्वीप। हाँ। अभी से सबसे पहले डायग्राम बनेगा। अभी मत बनाना, पता चले बाद में तुम्हारे।
देखो, इसको थोड़ा देखो, जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे देखो, और बनाने का जी ज़्यादा जी कर रहा है तो एक बार रफ में बना लो। फेयर में तुम बिगाड़ दोगे पहली बार में, तो एक बार क्योंकि मैं खुद बिगाड़ देता हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है। एक बार रफ पेज खोल लो, उसमें देखे देखे थोड़ा टीप लो, फिर उसके बाद ओरिजिनल बनाते हैं। मेरी बातें हर बच्चे के लिए नहीं होती है, ये आपको मैंने पहली क्लास में भी कहा था। जिनको लगता है कि मैं बना लूँगा, ऑफ कोर्स मैं उसका हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ, बनाओ बिल्कुल। पर जिन बच्चों को, मेरे को पता है कुछ बच्चे होते हैं उनके हाथ टेढ़े मेढ़े चले जाते हैं। ये कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये कौन सी अपनी? सिंधु। ये कहाँ से निकलती है? बोखर हिमनद। बड़ा हल्ला मचा रहा है यार ये। बोखरचू, ये वाली जगह है दमचोक। दमचोक से लेह में प्रवेश या फिर भारत में प्रवेश। इसके बाद एक नदी और आती है अपनी, ये तो है सुरु, ये है जास्कर। इसके बाद गिलगित पाकिस्तान से एक नदी आती है, गिलगित, हुंजा। और एक नदी, अब तुम मुझे बताओ, काराकोरम श्रेणी से जो होकर के आती थी, नुब्रा। शाबाश। और वहाँ पे कौन से ऊँट पाए जाते हैं? बैक्टेरियन, दो कुबड़ वाले ऊँट। ये सारी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ये क्या है? पंचनद बोलते हैं इसको, ठीक है, इन पांचों नदियों को। इसके अलावा गिलगित, हुंजा और श्योक, सुरु, जास्कर, स्वात, काबुल, गोमल। ठीक है, नाम लिख देता हूँ मैं। स्वात नहीं है, ये स्वात है। स्वात, काबुल, गोमल, गिलगित, हुंजा, श्योक। ये वाली जो है सुरु, जास्कर, जहां आकर के मिलती है मिठानकोट। और यहां पर एक पर्वत पढ़ा था अपन ने, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत में से वी घाटी, बुंजी गोर्ज किसका निर्माण करती है? बुंजी गोर्ज। तो यहाँ पर जो गोर्ज है, जो घाटी है, उसका नाम है बुंजी गोर्ज।
बुंजी, गोर्ज। और पाकिस्तान में जिस क्षेत्र से प्रवेश करती है उसको कहते हैं चिल्लास। चिल्लास। आ रहा है कुछ समझ में? बोकर यहाँ पे मानसरोवर घाट से बोकर हिमनद से निकलती है, इसके बाद दमचोक से प्रवेश, चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश। कौन घुमाता है इसको? कौन सी पहाड़ी में से होकर घूमती है? नंगा पर्वत में से। ये नंगा पर्वत है, लिख लेना इसको। तुम्हारा डायग्राम मैसी बन जाएगा यार, बना पाओगे? या इसको दो दो हिस्सों में कर लें? चलो तो अच्छी बात है, बन गया तो। सुनाई दे गया मेरे को? सुनाई दे गया? क्या चीज? कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। ये बताइए आपको, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पंचनद बोलते हैं इनको। ये जाके मिलते हैं मिठानकोट में। इसके बाद कराची के पास में ये जो है, कराची के पास जो है अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। और थोड़ा सा नीचे तक आती है तो राजस्थान ही खत्म हो रहा है यहाँ पे तो। यहाँ पे जो है कराची, कराची के पास अरब सागर, अरब सागर में मिल जाती है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2800, 2880। भारत में कितनी है? 1114, 1114। बढ़े आगे? बनाओ बनाओ बनाओ। इसको बता रहा हूँ, 2-3 बार बना लोगे मज़ा आ जाएगा, नहीं तो फिर रटते रहना बैठ करके। काबुल, हुंजा, शोक, और फिर तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा कौन सी किधर है। तो एक आध बार बनाना घर जा करके, अच्छे से बना करके एक दीवार पे चिपका देना अपनी पेंटिंग, और डेली इसको निहारना। क्या चीज़? कराची, कराची है, कराची के पास अरब सागर है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। चिल्लास समझ जाओगे, चिल्लास कोई नदी नहीं है। जैसे कि दम, जैसे इधर दमचोक है, इधर चिल्लास है, चिल्लास दमचोक, ठीक है। बोखरचू हिमनद, शोक, हुंजा, गिलगित, स्वात, काबुल, गोमल।
ये पर्वत लिख लेना, नंगा पर्वत, क्योंकि मैं उसमें नोट में नहीं लिखवाऊंगा तो डायग्राम में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसका गोर्ज का नाम भी क्या है? बुंजी गोर्ज। लिखे हैं आगे अपवाच। दिखाना कॉपी, दिखाना, तेरी बहुत बातें कर रहा है तू। हाँ। अबे क्या कार्टून नेटवर्क चला रखा है तूने इधर। अरे कैसे पढ़ेगा रे तू? इसको मेरे समझ में नहीं आ रहा, पढ़े लिखे आदमी के। कोई बालक देख ले तो घबरा जाएगी, क्या बना दिया भैया ने। समझ में आ रहा है उसके? उसके सिंधु भी नजर आ रही है तो पंचनद भी नजर आ रही है। थोड़ा सा मेरे को अच्छे से टीपा कर, है ना? थोड़ा सा कि मेरी टिपाई भी तू कर लेगा तो बहुत सही रहेगा। इसने फिर भी सफाई से बनाया है। नहीं, अक्सर ऐसा होता है, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना उनकी राइटिंग खराब होती है। अब आप लोग दिखाओ। कोई बात नहीं, दिखाओ, जो हो गई गलती। बनाया ही नहीं? अरे वाह, आपने बनाया ही नहीं है। आप दिखाओ, इधर दो। अच्छा बनाया है, शाबाश, बहुत सफाई से बनाया है। बनाया आपने? दिखाओ, पलटो उसको। ठीक है, आपका दिखाओ। कोई बात नहीं, दिखाओ तो। यहाँ पे कौन से बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं, किसी एक आदमी तो बनाया भी नहीं है। दो दो, इधर दो। इधर दो, शर्माना क्या है? यहाँ पे कोई अवार्ड थोड़ी मिल रहा है। काफी वाहियात है। आप दिखाओ। शाबाश, अच्छा बना है। मतलब डायग्राम ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं तुम ज्यादा उसमें सफाई हो, चीजें नाम जो लिखे हुए हैं साफ साफ समझ में आए। दिखाओ, आप दिखाओ। अच्छा यार, तुम तो सारे के सारे बढ़िया बना रहे हो डायग्राम। लाओ दिखाओ। बढ़िया बना है। हम्म। एक तो संजू का डायग्राम, संजू नाम है, संजू का डायग्राम अच्छा नहीं है। एक तेरा डायग्राम अच्छा नहीं है। एक भैया आपसे तो शिकायत है हमको, आप आया ही मत करो, आपने डायग्राम नहीं बनाया। हाँ, देखो, सबसे अच्छा बनाया उसने। और हाँ, उसने एक, इसने भी अच्छा बनाया है, एक इसने भी अच्छा बनाया है। अगर रेटिंग दी जाए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नहीं, अब मैंने देख के ही तो बताया सबका। चलो लिखो, अपवाद क्षेत्र लिखो सिंधु का, और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो। और भैया आप शुरू करो, बाकी बच्चे इंप्रूवमेंट करो और आप स्टार्ट करो। हाँ, तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी कल बना के लाना। कह रहे कैप्टन अमेरिका सस्ते वाले। चलो लिखो लिखो, फटाफट लिखो। अपवाद क्षेत्र, अपवाद क्षेत्र कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब। लिखो जम्मू कश्मीर। अच्छा, लद्दाख भी बन गया, लद्दाख भी लिख लो। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब।
आगे इसमें लिखो मिठानकोट के पास, मिठानकोट पाकिस्तान के पास पंचनद का सिंधु में संगम, पंचनद का सिंधु में संगम। लिख लिया? अब इधर समझो, ये नदी निकली इधर से, ठीक है, जो नदी जिधर जिधर की तरफ बह रही है उधर की तरफ तुम लोगों को मुंह रखना है अपना, समझ में आया? तो ये नदी इधर बह रही है तो मेरा मुंह क्या है? इधर है। गंगा यूं बहती तो मेरा मुंह क्या होता? यूं होता, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ? दायां और बायां जानने के लिए, कि इसका ये गंगा यूं जा रही है तो इसका तो बायां क्या होगा? ये होगा, और दायां क्या होगा पोर्शन? ये होगा। सिंधु यूं जा रही है तो इसका दायां क्या होगा? ये वाला होगा, और बायां क्या होगा? ये वाला होगा। ये क्यों समझाया? क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी दाईं सहायक नदी है और कौन सी बाईं सहायक नदी है, या फिर गोमल जो है सिंधु नदी की कौन सी तरफ की नदी है? सहायक नदी दाईं है बाईं है? ठीक है, तो अब लिख लो, एक तरफ तो लिखो दाईं नदी, दाईं सहायक, डंडा बीच में, और इधर बाईं सहायक। और इधर दाईं के नाम लिखो और इधर बाईं के नाम लिखो फटाफट से। ऊपर वाली जितनी भी वो सारी दाईं है इसकी, और नीचे वाली हैं 7 और 8। अच्छा गिनती बता रहा है क्या? हाँ गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है। अच्छा तूने क्या चिल्लास को भी नदी समझ लिया था क्या? अच्छा अच्छा 6 तो वो हो गए, 7 और 8 ही और जोड़े इसने। कोई बात नहीं, होता है। लिखो, दाई में कौन कौन सी है? गोमल काबुल स्वात, ये तो पाकिस्तान की है। गिलगित हुंजा शोक भारत की है, पीओके की है। ये तो दाई सहायक है। बाई सहायक कौन सी है? पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और सुरु और जास्कर। 5 और 2 7, 6 और 7 13, तो 13 जो है सहायक नदियां हैं इसकी। हाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पंचनद बनती है जा करके, ठीक है। सबसे जो मेन इसमें भी अगर अपन देखा जाए ना, तो मेन कौन सी रिवर है जिसकी बाकी की सहायक नदियां, तो वो है चिनाब। चिनाब में जाकर के मिलती है झेलम, फिर उसके बाद चिनाब में जाकर के मिलती है रावी। ये पूरी एक धारा आकर के जाकर के किससे मिलती है? सतलज से। तो ऐसे ही लिख लो कि अगर तुम्हें पूरा ये अलग अलग लिखना तो पंचनद लिख लो, पंचनद प्लस सुरु जास्कर, ये इसकी हो गई बाई। सुरु जास्कर, हाँ बात तो सही है। डायग्राम से तो ये पता चल रहा है कि चिनाब जाकर के झेलम में मिल रही है, सीधी जाकर के इसमें थोड़ी मिल रही है। पर इसको अपन यही बोलते हैं, ये यहाँ मिलकर के पंचनद बन जाती है, और पंचनद इसमें जाकर के मिल जाती है। तो पांचों धाराएं किसमें जाके मिल जाती है? लास्ट में सिंधु में। इस वजह से इसको सिंधु की सहायक ही गिना जाता है। लिखें, आगे बढ़े, डालो, लिखो, हेडिंग डालो झेलम, झेलम, झेलम। झेलम में लिखो, अब ठीक है, कोई भी नदी की बात करेंगे तो पहले उसकी बात करेंगे उसके उद्गम जगह की, और फिर वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो लिखो वेरी नाग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला वेरी नाग, वेरी नाग, पीर पंजाल श्रेणी ब्रैकेट में लिख लो, वेरी नाग झरना पीर पंजाल श्रेणी से झंग, झंग पाकिस्तान चिनाब में, झंग पाकिस्तान चिनाब में। क्या लाइन लिखी मुझे पढ़ के सुनाओ। ठीक है, अब या तो इस लाइन को ही लिखो, इस नदी का उद्गम वेरी नाग झरना
पीर पंजाल श्रेणी से होता है तथा यह झंग नामक स्थान पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो फ्यूचर में पढ़ो तो घबरा मत जाना नोट्स को, क्योंकि मेरे बनवाए हुए नोट्स थोड़े से जहरीले होते हैं, क्योंकि थोड़े से शॉर्ट होते हैं और उनमें इधर उधर की बातें और वो सेंटेंस फॉर्मेशन कम होता है। अच्छा, तो इसको ऐसे याद रखना है, वेरीनाग झरना पीर पंजाल श्रेणी से, झंग पाकिस्तान किसमें, चिनाब में। ठीक है, आगे लिखो, इसमें सहायक लिख लो, इसकी एक सहायक नदी है झेलम की, किशन गंगा। सहायक नदी किशन गंगा। अगला इसमें लिखो पॉइंट, वुअर झील, नाम सुना होगा आपने, वुलर है वुअर है, वुलर है, वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, या फिर ऐसे लिखो, भारत की सबसे बड़ी मीठी झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी झील, किनारे पर श्रीनगर। ये पॉइंट है, ये छोटे छोटे, किनारे पर श्रीनगर। परियोजना लिखो, किशन गंगा, तुलबुल, उरी, तीन है ये, किशन गंगा, तुलबुल, उरी। किशन गंगा पहली परियोजना, दूसरी तुलबुल, उरी। उरी उरी मूवी नहीं आई थी उरी, उरी, हाँ तीसरा। तीन परियोजनाएं चल रही है इस पर, और ये परियोजनाएं कौन सी, बांध परियोजनाएं हैं। ठीक है, नदी पे कौन सी परियोजनाएं होंगी, बांध परियोजनाएं ही होंगी। उन बांधों पे फिर उसके बाद वो जल विद्युत है कि कैसी है, वो अलग उसका डेफिनेशन है। अगली डालो, चिनाब। इसमें लिखो, बारह लच्छा दर्रे के पास, बारह लच्छा दर्रा पढ़ा था अपन ने, बारह लच्छा दर्रे के पास केलोंग, केलोंग, बारह लच्छा दर्रे के पास, अरे लिख लो, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो फिर, केलोंग, केलोंग व चंद्रभागा, केलोंग में चंद्र व भागा, केलोंग जगह है, केलोंग, दोबारा देखो सुनो, केलोंग में, केलोंग के आगे में लिखो, बेटा मेरे से गलती हो गई, अब केलोंग के आगे में लिखो और फिर आगे बात को शुरू करते हैं। केलोंग में चंद्र व भागा धाराओं के मिलने से, मिलने से निर्माण होता है। ठीक है, क्या समझ में आया, बारह लच्छा दर्रे के पास केलोंग नामक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर चंद्र और भागा दो धाराएं हैं पानी की, वो आपस में मिलती हैं, वो आगे मिलकर क्या बन जाती हैं, चिनाब बन जाती है। अब आया समझ में, दोबारा से करेक्ट कर लो जिस बच्चे ने गलत लिख लिया। बारह लच्छा दर्रे के पास केलोंग हिमाचल प्रदेश में चंद्र व भागा धाराओं के मिलने से। ठीक है, आगे लिखो, बारह शिगरी हिमनद, बारह शिगरी हिमनद से जलप्रपात, बारह शिगरी, बारह शिगरी हिमनद है ये, से जलप्रपात। अपवाद क्षेत्र लिखो इसका, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से होते हुए मिठानकोट में सिंधु नदी में।
मिठानकोट में, सिंधु नदी में, मिठानकोट क्या है जगह, सिंधु क्या है नदी, पंचनद, पंचतंत्र, पंचतंत्र की बुक भी तो आती थी। हाँ, पंचतंत्र और एक और थी, दो बुक इनका नाम साथ लिया जाता था, पंचतंत्र और एक वो, हाँ, कलीला दमना। अच्छा, इसी का अनुवाद है कि, अब देख लो मेरे हालात, ऐसे बनूंगा मैं आरएस। चलो लिखो, आगे लिखते हैं। तुम बना दोगे? तो तुम अभी तुम पढ़ लिया करो, शाम को मुझे पढ़ा दिया करो, हिस्ट्री विस्ट्री पॉलिटी वॉलिटी, ठीक है। लिखो, सिंधु की, सिंधु की, अच्छा कलीला दमना, और इसके कोई वो भी है ना लेखक भी तो जिन्होंने किया था, पंचतंत्र के तो विष्णु शर्मा है, और कलीला दमना अनुवाद इसी बंदे ने किया किसी और ने किया है? अच्छा, अरबी अनुवाद है कलीला दमना, पढ़ा था ये कभी की। चलो लिखो, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में लिख लेते हैं, लिख लो, सहायक नदियां, पहली तो है मरु सुदूर, मरुस्थल वाला मरु, सुदूर, एक ही वर्ड है मरु सुदूर। इसकी सहायक नदियों में लिख रहे हैं अपन, पहली तो है मरु सुदूर, और एक है सुदूर, सुदूर, सुदूर नहीं होता, दूर वाला, तवी, और एक और है तवी, मरु सुदूर और तवी, दो इसकी सहायक नदियां हैं। लिखो प्रोजेक्ट, लिखो दुलहस्ती, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट योजना, दुलहस्ती, नाम सुना है? और लिखो बगिहार है, क्या है वो, एक दुलहस्ती का बगिहार है, बगलिहार, बगलिहार, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, 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 ये क्या मैं साफ नहीं बोलता हूँ क्या? ठीक है, लिखो दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, ठीक है। आगे हेडिंग डालो रावी। एक तो यार ये तो बहुत गलत जगह लगा रखा है, ये सीधे नाक पे छोड़ता है ये। चलो बाद में कर लेना इसका। लिखो रावी, लिखो रोहतांग दर्रे के पास, हाँ, 12 भांगल गांव से, रोहतांग दर्रे के पास 12 भांगल गांव से, 12 भांगल, देखो मैं कह रहा हूँ नहीं पूछे जाने वाले ऐसे सवाल, पर ये मैं चीज़ तुम लोगों को इसलिए लिखवा रहा हूँ कि तुम कल को यूँ नहीं बोलो कि एक आया था पढ़ाने के लिए और कुछ नहीं लिखवा के गया। तो अपना तो क्या है कि ना मेरे को इतना याद भी नहीं है, ठीक है। तो इधर अपना तो क्या है, तुम लोगों को फालतू का ज्ञान ढूंढने में लग रहा हूँ ताकि तुम लोगों को लगे कि इसको कुछ तो आता है, कुछ तो लिखवा रहा है, कुछ तो होमवर्क करके आता है, ठीक है। बाकी इतनी फालतू की बातें कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। तुम्हें नदियों की लोकेशन कहाँ कौन सी जाकर के मिल रही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इतनी याद रख लो, ये याद रह जाए एग्जाम तक बहुत है, ठीक है। 12 लच्छा दर्रे के पास 12 भांगल गांव से चंबा घाटी में होते हुए, चंबा, चंबा घाटी से होते हुए चिनाब में सराय सिंधु नामक जगह पर, चिनाब में सराय सिंधु, ब्रैकेट में लिख देना पाकिस्तान नामक जगह पर। क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से? 12 भांगल गांव से निकल रही है, 12 भांगल गांव कहाँ पर है? रोहतांग दर्रे के पास में। वहाँ से निकली कौन सी घाटी में बहती हुई? चंबा घाटी में। और फिर उसके बाद कहाँ पहुँची? पाकिस्तान पहुँची। पाकिस्तान में कौन सी जगह है? सराय सिंधु।
नामक स्थान पर जाकर कहाँ मिल रही है? चिनाब में मिल रही है। ठीक है, अब इसमें लिख लो अपवाद क्षेत्र में अपने पास राज्य कौन कौन से इसमें लग रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ठीक है, अब इसमें जो मैं तुम्हें शहर के नाम लिखवा रहा हूँ ना, जैसे कि पहले वाला कौन सा लिखवाया था? श्रीनगर लिखवाया था। तो इसका मतलब मैं जो शहर लिखवा रहा हूँ अलग से, वो स्पेशली उस शहर में से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो ऐसा मत समझ लेना कि और इसके अलावा इस नदी में जो शहर किनारे पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? लाहौर। किनारे शहर लिख लो लाहौर, या किनारे पर लाहौर, या सिर्फ लाहौर ही लिख दो। क्या लाहौर दिया? चलो आगे लिखो, इसमें प्रोजेक्ट लिखो। चमेरा, हिमाचल प्रदेश में। प्रोजेक्ट चमेरा, चमेरा, उसके ब्रैकेट में लिखो हिमाचल प्रदेश। अगला लिखो थीन, थे से थर्मस वाला थीन। अगला प्रोजेक्ट है ये थीन। न न न, अच्छा मेरे न और मैं में दिक्कत है। मेरे एक तो मैंने वैसे तुम लोगों ने अभी तक मेरे बोलने में, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, उसके बोलने, चलने, खाने पीने, ओढ़ने पहनने। मेरे बोलने में मैं कौन से वर्ड को कौन सा बोलता हूँ? कुछ तो है। फिर तुम लोगों ने अच्छे से नोटिस नहीं किया। जिस दिन करो तो बताना। हैं? हाँ शाबाश। से और शय में दिक्कत है। मैं कई बार जहाँ शय से शलगम वाला शय होना चाहिए वहाँ से बोल जाता हूँ, सपेरे वाला। और जहाँ पे से सपेरे वाला बोलना चाहिए वहाँ पे मैं शलगम वाला शय बोल जाता हूँ। ये इसने ध्यान दिया, थैंक यू। ठीक है। तो ये बच्चा तुम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं कि अपन के अपनी है ना, एक इंद्रियां होती ना, ज्ञान ज्ञान जो अपने को प्राप्त होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान जो होता है, जो अपने को प्राप्त होता है, तो इसकी इंद्रियां प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, थीन, थीन लिख लिया। थीन के ब्रैकेट में लिख लो रंजीत सागर, पंजाब। थीन के ब्रैकेट में लिख लो रंजीत सागर, पंजाब। और एक और प्रोजेक्ट है शाहपुर कुंडी, शाहपुर कुंडी, ये भी पंजाब में। शाहपुर कंडी है, सॉरी कुंडी नहीं है, कंडी, शाहपुर कंडी। बस ठीक है, अगली लिखो। कौन सी अगली? झेलम, चिनास, रावी, व्यास। शाहपुर कंडी पंजाब। अब है ब्यास नदी, रोहतांग दर्रा, व्यास कुंड से। रोहतांग दर्रा, व्यास कुंड ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश से। व्यास कुंड ब्रैकेट में लिख लो कहाँ पर है व्यास कुंड? हिमाचल प्रदेश से। हरी के, है छोटी री के ब्रैकेट में लिख लो पंजाब। हरी के, हरी के जगह नाम पर कौन सी है? पंजाब में है, तो हरी के ब्रैकेट में लिख लो पंजाब में। सतलज में। नहीं आया समझ में? कुछ चेहरे मुझे ऐसे देखते ही क्या भूल गया यार, ये क्या लिखवा दिया तूने, समझ नहीं आ रहा। सुनो फिर से सुनो। रोहतांग दर्रे के पास, रोहतांग दर्रे में क्या है? एक व्यास कुंड है, ठीक है। और ये व्यास कुंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। वहां से क्या निकल रही है? व्यास नदी निकल रही है। कहाँ जा रही है? हरी के नामक जगह है, जहाँ पर एक हरी के बैराज, तुमने नाम सुना होगा, ठीक है। तो हरी के नामक जगह, और ये जगह कहाँ पर है? पंजाब में। और पंजाब में ये कहाँ, किस में जाके मिल रही है? सतलज में जाकर के मिल रही है। तो पहली जो वर्ड लिखवाता हूँ वो तो होता है उसका उद्गम, और जो जो अंतिम जो होता है वो होता है संगम। तो पहला उद्गम, लास्ट वाला संगम। बीच में कोई बात आती है, घाटी वाटी आती है, तो मैं लिखवा देता हूँ, वहां से होकर के गुजरती है। ठीक है, अगला इसमें लिखो
इसमें हरीके पर पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। ओ पीछे बाबू, लिखो फिर बाद में बोलोगे तुम। हरीके से, हरीके से अपनी एक नहर है आईजीएनपी, वो हरीके से आती है, ठीक है। तो हरीके से आईजीएनपी निकलती है, हरीके से आईजीएनपी निकलती है। इसमें लिखो प्रोजेक्ट पोंग, पोंग पोंग है ना, ब्रैकेट में लिख लो महाराणा प्रताप जलाशय, हिमाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट का नाम है पोंग। ये प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहा है? महाराणा प्रताप जलाशय, हिमाचल प्रदेश में है ये। और एक और प्रोजेक्ट है पंडो है, पंडो है, पंडो है। हो सकता है जैसे कि मेरे को कुछ नाम ऊबड़ खाबड़ याद रहता है, तेरे को पंडो है पोहड़ रह गया हो। पंडो है, पंडो है लिखना आ रहा है? पे डो है, ने, पंडो है। कहां पर है? ठीक है, आगे लिखो सतलज। लिखो तिब्बत में, तिब्बत में राकस या राक्षस, तिब्बत में राकस ऑब्लिक राक्षस तल से कौन से दर्रे से आती थी भारत में ये? शिप। अरे वाह यार, ऐसे जवाब चाहिए हमको। लिखो शिपकिला दर्रे से भारत में, राक्षस तल से निकली तिब्बत में से, शिपकिला दर्रे से होते हुए भारत में। उच्च शरीफ, उच्च शरीफ पाकिस्तान, ठीक है, भारत में कौमा, उच्च शरीफ पाकिस्तान में, चिनाब में। तो अब क्या पता चल रहा है कि ये जितनी भी रिवर्स है वो किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है? चिनाब की। ये सारी किस में? झेलम भी किस में आके मिल रही है? चिनाब में। रावी भी चिनाब में, सतलज भी चिनाब में, और ब्यास किसकी है? सतलज की है, ठीक है। सहायक नदी मतलब कि जो उसमें आकर के मिल रही है मेन रिवर में। तो ये सारी जितनी भी 4 नदियां हैं, सॉरी 3 नदियां जो हैं, वो चिनाब की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखो, इसमें क्या लिखा? कौन सा शरीफ? उच्च शरीफ। और सिंधु की सबसे लंबी सहायक। मैंने एक और लिखाया था, पहले एक लाइन लिखवाई थी, वो चिनाब की सबसे लंबी सहायक थी। कौन सी थी? चिनाब की सबसे लंबी सहायक कौन सी थी? रावी। चलो लिखो, आगे लिखो। सतलज में लिख लिया सिंधु की सबसे बड़ी सहायक। अब इसमें लिखो आगे। नहीं समझ में आया? अब यही मैं सुनना चाहता था, तुम लोगों को इतना टाइम लगा। एक होता है बड़ा, एक होता है लंबा, ठीक है। तो ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक है। लंबाई लेंथ में मापी जाती है, चौड़ाई कैचमेंट एरिया, अपवाह क्षेत्र। अब आया समझ में? तो चिनाब का जो कैचमेंट एरिया है वो क्या है? सिंधु का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है चिनाब का। और व्यास क्या है? वो सतलज क्या है? सबसे लंबी नदी सहायक है, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, और ये सतलज सबसे लंबी सहायक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड को अभी पकड़ने में टाइम लगा, एग्जाम में नहीं मिलेगा इतना। तो सवाल एक बार ही पढ़ना है, उसमें अच्छे से पढ़ना है वो क्या कहना चाह रहा है, और लास्ट में भी अपन पूरा पढ़ना है वो है कि नहीं है, ये भी पढ़ना है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। लिखो इसमें प्रोजेक्ट लिखो।
नाथपा झाकरी, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी, झाकरी एक ही है ये, नाथपा झाकरी एक नाम है, और ये है हिमाचल प्रदेश में। एक लिखो भाखड़ा, भाखड़ा भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा का भाखड़ा लिखो। गोविंद सागर जलाशय ब्रैकेट में, हिमाचल प्रदेश। तो भाखड़ा तो कहां पर है? गोविंद सागर जलाशय में चल रहा है प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश में। और अगला लिखो नांगल, ये है पंजाब में। ठीक है, क्या लिखा बताओ मुझे पढ़ करके, पहला कौन सा है? हाँ ठीक है, नाथपा जाकरी भाखड़ा नांगल। ठीक है, ये हो गया आपका सिंधु नदी अपवाह तंत्र पूरा। अब हेडिंग डालो गंगा अपवाह तंत्र। कल कैसे करवा दूं भैया, अभी तो 15 मिनट है, मैं 15 मिनट में कहाँ जाऊंगा तुम लोगों को छोड़ करके? बाहर मजे करूं, टपरी मारूं? कि अरे तुम्हारे अंदर मोटिवेशन कूट कूट के भरा है। तुम लिखो, हेडिंग डालो चुपचाप, गंगा अपवाह तंत्र। अपना टारगेट है 2 दिन में नदियां खत्म करनी है अपने को। कल कैसे हो जाएगी तुझे? तुमने अभी तक हिमालय का अपवाह तंत्र पूरा पढ़ा नहीं है, और प्रायद्वीप भी अपवाह तंत्र पूरा बाकी है। अभी तो मेजर रिवर तुमने सिर्फ एक पढ़ी है। तुम जो समझ रहे हो ना कल कल में हो जाएगा, नहीं होगा। अभी जिस रफ्तार से मैं चल रहा हूँ मेरे साथ चलते रहो, तब तो कल हो जाएगा, नहीं तो 2 दिन में वैसे नहीं होगा। तो हाँ नहीं हो पाएगा, अगर इसी रफ्तार से अगर अपन चले तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा तुम्हारे हाथ पैर तेज चलने चाहिए। लिखो गंगा अपवाह तंत्र। अब डायग्राम बनाते हैं मस्त बढ़िया सा। बैठ के तमाशा देखो, तुम्हें रिलैक्स ही चाहिए था। हाँ तो रिलैक्स ही कर रहे हैं अपन। ये तो है अपना गंगोत्री, केदारनाथ, सतोपंथ। गंगोत्री, केदारनाथ और सतोपंथ। ये कैमरे में दिखता है कि ये कलर? दिख तो रहा है। गंगोत्री से कौन सी निकल रही है? भागीरथी। ये है केदारनाथ। इससे कौन सी निकल रही है? और ये है सतोपंथ। पिंडर मिलाम जेमू सतोपंथ। ग्लेशियर्स पढ़ाए थे तुम लोगों को? गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, तो ये एक है गंगोत्री, ये सतोपंथ ग्लेशियर है। इससे कौन सी निकल रही है? इधर एक और ग्लेशियर अपना, कौन सी निकल रही है इससे? ठीक है, यमुनोत्री से निकली यमुना, गंगोत्री से भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, और ये बन गई गंगा। ठीक है, तो यहां जाकर क्या बन रही है? गंगा बन रही है। अब इसके बाद बात करें, इधर से एक नदी आती है, इसको मिलती है कौन कौन सी? धौली गंगा, इंद्रावती और पिंडर। ठीक है, अब ये प्रयाग बन जाते हैं। कितने प्रयाग हैं? 6।
बात करें धरती पर सबसे पहला अवतार किसका था? तो पहला प्रयाग कौन सा हो गया? तो विष्णु का एक और अवतार लिया था नंद के घर पे, कृष्ण का किसके घर पे हुए थे? नंद के। तो कौन सा हो गया? वो कृष्ण के टाइम पे एक सबसे बड़ा दानवीर हुआ था। कर्ण देवादिदेव की भक्ति करता है। देवादिदेव कौन है? शिव। शिव का एक और नाम? और रुद्र क्या है? देव है। और देवता कहां पे राज करते हैं? प्रयाग में। तो क्या समझ में आया? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और प्रयागराज। विष्णु नंद के घर पर, कर्ण के टाइम पर। कर्ण किसका भगत? रुद्र का। और रुद्र देव है। और देव कहाँ राज करते हैं? प्रयाग में राज करते हैं। तो ये है पहला विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और प्रयागराज। अब आया समझ में? बोलो इसको। ठीक है। और ये वाली जो नदी है, धौली गंगा, हाँ ये वाली कौन सी है? धौली गंगा। नहीं, नंदा की नहीं है ये। इंद्रावती बोला था ना पहले मैंने, वो करेक्ट करना, वो नंदा की नहीं है। और ये है पिंडर। ठीक है। डायग्राम सब कुछ बता रहा है, या तो इसमें लिखवा करके पेज भरवा लो मुझसे, या फिर डायग्राम को अच्छे से याद कर लो। हाँ है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ। मंदाकिनी कहाँ जा करके मिल रही है? नंबर 4, 1 2 3 4 रुद्रप्रयाग में जाके मिल रही है। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी नंद प्रयाग में, पिंडर कर्ण प्रयाग में, मंदाकिनी और अलकनंदा देव प्रयाग में, और अलकनंदा और भागीरथी गंगोत्री ये कहाँ पर मिल रही है? ये रुद्रप्रयाग में, और ये देव प्रयाग में, और ये प्रयागराज में। तो ये अपने हो गए 6 तो प्रयाग हो गए। ठीक है। हाँ पूछो। ठीक है। गंगा अपवाद तंत्र लिखा, उसके बाद ये लिख लो, और ये वाली जो नदी है अपनी यमुना है। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, किसी को याद आ रहा है तो मुझे बताओ जरा। एक इसमें बना लेना, भागीरथी पर एक बांध है, टीहरी बांध, नाम सुना है? इसमें एक नदी आती है इधर से, उसका नाम है भिलांगना। अब वो कहाँ से आती है, क्या उसका कैचमेंट एरिया है, वो अपने को याद नहीं करना है। सिर्फ एक ये लिख लो, भिलांगना नदी आती है टिहरी बांध पर। चलो लिखो। विष्णु प्रयाग का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको? जोगी मठ। इसको जोगी मठ और बोलते हैं। अब तो मुझे लगे डायग्राम बनाने में कर दोगे 10 10 बज जाएंगे। तो फिर कल मैं आते 8 बजे से क्लास शुरू कर दूंगा। अब तुम्हें चाय पीनी हो, नाश्ता करना हो, कॉफी चाहिए हो। जुबान दे रहे हो ना? जुबान के साथ जबड़ा भी चाहिए मुझे? अच्छा कल संडे है। अरे यार फिर तो आज ही करवाते हैं पूरा ही। लिखो फटाफट, भारत की सबसे लंबी नदी। अच्छा ये रह गया, अच्छा ये बाद में बना लेना मेरे जाने के बाद, तुम जो लिखवा रहे हो वो लिख लो। तुमने कर दिया आज का यार, पूरी क्लास बर्बाद कर दिया आज, पढ़ाई लिखाई।
देखो पढ़ने का तरीका बताता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, मेरे को याद नहीं रहती, तो मैं बनाता हूँ फर्रे। क्या बनाता हूँ? फर्रे। तो फर्रे में जीवन बेस्ट है, क्योंकि जो चीज़ें याद नहीं रहती उनका बनाओ फर्रा, और हमेशा उसको अपने पास रखो। अपने पास नहीं रखा जाता, मोबाइल में फ़ोटो रखो। तो अपनी बंदी या बंदे की फ़ोटो निहारने से अच्छा है कि तुम उस फर्रे को निहारो। ठीक है, भारत का मैप रखो अपना होम स्क्रीन पर। समझ में आ रहा है? जैसे मोबाइल का लॉक खुले तो भारत दिखना चाहिए। अब जैसे ये गंगा वाला सिस्टम है, इसकी फोटो ली नोटबुक में से, इसको कुछ दिनों के लिए अपना वॉलपेपर लगा लो मोबाइल का। तो वो, मैं सच बता रहा हूँ, ये ज्योग्राफी मैंने ऐसे ही पढ़ी है। और तुम लोग को पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम लोग सोच रहे हो कि हम किसी और तरीके से इसको पढ़ लेंगे। तो तुम रट लोगे, और कुछ टाइम के लिए रट लोगे, फिर भूल जाओगे एग्जाम दे करके। और थोड़ा सा होमवर्क करके आया करो। दो बातें मुझे ही बता दिया करो कि सर इसमें ये और होएगा, ताकि थोड़ा सा मेरी भी वोकैब बढ़े इसमें। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए मज़े करो। कल लगवा देंगे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास संडे को। 2 घंटे, 4 घंटे की एक क्लास लगवा देते हैं, जिस 12 से 9, 12 से 2, 12 से 2 टेस्ट है, 2 से 4 मेरी क्लास। 10 से 12 ले लेता हूँ। हैं? शाम को? शाम को देखते हैं, सर से बात करते हो, शाम को लेते हैं।